चलिए बाबू, हमारी जो बातचीत है वो आज है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सदिशों का गुणन, योग नहीं, सदिशों का। आज कुछ आपको अलग लेवल की फीलिंग आने वाली है। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताने वाला हूँ मैं, जिसे आप जानते भी नहीं हो। पढ़े तो हो लेकिन जानते उनसे कुछ नहीं हो। वेक्टर के गुणन में लोगों को केवल ऐसा लगता है कि गुणा कर लेंगे, ए डॉट बी कर लेंगे, ए बी साइन ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी कर लेंगे, ए बी साइन थीटा हो जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ये गलत बात है। ये सब फर्जी ज्ञान है। इसके बिना आपका काम चले इस जानकारी के साथ आपका काम चलेगा नहीं फिजिक्स में। लेकिन आपको स्कूल पर तो ऐसे ही पढ़ाया गया होगा कि ए डॉट बी क्या होता है। बोलो, ए डॉट बी का क्या फार्मूला पढ़े थे? ए बी कॉस, और ए क्रॉस बी का क्या पढ़े थे? ए बी साइन थीटा, यही पढ़े थे। परंतु ये कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ए डॉट बी कर क्यों रहे हैं? ए क्रॉस बी क्यों कर रहे हैं? और ए डॉट बी करके ए बी कॉस थीटा क्यों आ रहा है? ए क्रॉस बी करके ए बी साइन थीटा क्यों आ रहा है? ये सब बातें आज आपको पता चलेंगी। तो कहते हैं कि जब आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह से करते हैं। बचपन से एक चीज आप पढ़ते आ रहे होंगे, स्केलर का गुणा आपने पढ़ा है। जब किसी स्केलर क्वांटिटी का गुणा स्केलर में किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। वो 3 × 2 = 6 आता था, याद करो। 3 भी स्केलर है और 2 भी स्केलर है। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये भी एक स्केलर है। स्केलर माने कि अदिश राशि है ना। परंतु आज हमारे सामने जो गुणा होने जा रहा है वो दो तरह का होगा। एक तो तरीका ये है कि जब हम किसी स्केलर का गुणा किसी वेक्टर में करेंगे, एक तो इस तरह से करेंगे। भाई वेक्टर क्वांटिटी, दो चीजों का गुणा आप करिएगा। ऐसा हो सकता है कि उन दोनों में से एक स्केलर हो और दूसरा वेक्टर हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर हो। और कोई तरीका, और कोई संभावना है? एक तो संभावना ये है स्केलर इंटू स्केलर, या बचपन से आप करते आ रहे हो, इसकी जानकारी आपको है। जिसकी जानकारी नहीं है, जो हमें पढ़ना है, मुद्दे की बात यह है कि वेक्टर का गुणा। लेकिन वेक्टर का गुणा केवल, ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर का गुणा हमेशा वेक्टर में हो, कभी स्केलर में भी तो हो जाएगा। तो जब आप वेक्टर का गुणा स्केलर में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर इंटू वेक्टर। ये नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन जब आप किसी वेक्टर का गुणा वेक्टर में करते हैं तो ये भी दो तरीके से किया जाता है। कैसे कैसे? ये भी दो तरह का होता है। देखो डियर, अभी आपको पता चलेगा कि स्केलर का जब गुणा वेक्टर में किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आता है। क्या आता है भैया? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का गुणा किया जाएगा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? बताएं, पढ़े हो आप लोग? पढ़े हो? स्केलर का गुणा जब आप वेक्टर में करिएगा तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आप वेक्टर का गुणा वेक्टर में करें तो दोनों संभावना है। स्केलर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है, या फिर रिजल्ट कैसा आ सकता है? वेक्टर भी आ सकता है। जब किसी वेक्टर का गुणा वेक्टर में करके रिजल्ट स्केलर आएगा तब उसे बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। समझे? जैसे ए डॉट बी, अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आने वाला है। वैल्यू कुछ भी हो, हम वैल्यू की अभी चर्चा नहीं करें। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर में गुणा करते हैं तो ऐसा प्रकृति में देखा जाता है कि कभी स्केलर आता है और कभी क्या आता है? कभी वेक्टर आता है बाबू। तो जब वेक्टर आता है
तब उसके स्टडी का तरीका हमने बनाया हुआ है, उसे बोलने का तरीका बनाया हुआ है डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब कभी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता हो तब उसे पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ये सामने आपके इसका जो है सिग्निफिकेशन लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली बात क्लियर करो बाबू, अगर आप वेक्टर में किसी स्केलर का गुणा कर रहे होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा वेक्टर आएगा, ठीक है ना। और ये बड़ा नॉर्मल जो है, ये बिल्कुल स्केलर की ही तरह बचपन से जैसे हो रहा वैसे होता रहेगा। हमें जो पढ़ना है ये पढ़ना है। सर किसी स्केलर का गुणा स्केलर में कर रहे होंगे, वेक्टर का गुणा जब वेक्टर में आप कर रहे हैं तो दोनों संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि वो स्केलर रिजल्ट बन जाए, दूसरी संभावना है कि वो वेक्टर रिजल्ट बन जाए। तो जब स्केलर बनेगा तो उसे क्या पढ़ लेंगे? डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। और जब वेक्टर बन जाएगा तब क्या पढ़ लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। बात क्लियर है? अब पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, ये समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है ना। एक एक करके सबको चटकाएंगे। बिल्कुल मनोदशा अपनी ठीक करिए, ध्यान पूरा यहां रहना चाहिए। बिल्कुल मन में 1% के लिए भी कोई किसी के प्रति आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। जो भी ख्याल आए बस खाली आज वेक्टर का ही ख्याल आए, तब तो मजा आएगा इस क्लास का। और आपको चाहे पीछे आता हो कुछ या ना आता हो, परंतु ये क्लास आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। जब नया टॉपिक होता है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। पुराना टॉपिक रिलेट करने लगता है तो समझने में दिक्कत होता है। क्लियर है गुड़िया? अब वो सब छोड़ दो, बस ध्यान लगा के सुनो। आपको मैं सबसे पहले स्केलर इनटू वेक्टर समझाता हूं। स्केलर का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसमें डियर? इसके लिए पेश करते हैं एक एग्जांपल। एक दिन क्या हुआ, हमें एक मांस दिया गया था। क्या दिया गया था? मांस। मांस समझते हैं? मुर्गा के कि बकरा के? मुर्गी के। मांस 2 किलो। अरे इसमें कुछ भक्तजन बैठे हैं भाई, हाँ? ऐसे मत करो। हाँ वो अलग बात है कि जिस सुबह से काम चल जाएगा, अंडवा तो चल ही जाएगा। कहानी एक बार बताया था ना आपको, मेरा एक दोस्त था ना, वो खाना बनाया तो उसने कहा यार नहीं खाता, लेकिन जब जान गया कि अब नहीं पूछेंगे लोग तो कह रहा जुसवा तो चल ही जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया मार्केट में, कहते पीस नहीं खाते तो क्या हुआ, जुसवा तो चल ही जाएगा। और जब परोसने लगे तो कहे जो आ रहा है आने दो। करझुल से जब लगा के देने लगे कि ये हुआ कि जूस खाली दे दो इसको, पीस ना जाए, तो हम ही परस गए थे तो लगाया हमने, वो बर्तन लगा दिया कि ताकि उसके में पीस ना जाए। तो कह रहा थे भाई हटाओ, करछुल हटाओ, जो आ रहा है आने दो। हमने कहा वाह क्या भक्त मिले हैं इन्हें तो भैया स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए। आइए जरा, तो हमारे पास क्या है, एक मास है और हमको दिया गया था एक्सीलरेशन। अच्छा एक्सीलरेशन मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रिया कितना स्मार्ट आदमी, तुम्हारे सामने खड़ा और तुम वहां देख रही हो, छिपकली उपकली है क्या? हाँ ओहो, तो 3 बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कोमल बाबू पीछे हो जाओ आप। प्रिया जी को दिक्कत हो रहा है, बैग पीछे वाले पर कर लो, यहाँ रख दो, बैग यहाँ रख दो, इस पर बैठ जाओ, जो है खाली तो कोई दिक्कत नहीं। अब खुश हो, अब फैल के बैठ जाओ। यस, मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। अच्छा मास स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का पता कोई कैसे लगाएगा? 2 मास ले लूंगा, दोनों को जोड़ूंगा और दोनों को, अगर वो स्केलर की तरह जुड़ेगा तो क्या होगा, वो अगर वो वेक्टर की तरह जुड़ेगा तब वो क्या होगा? क्लियर है?
अच्छा कुछ बालक सर जिसमें डायरेक्शन होगी वो सर ना सर वेक्टर हो जाएगा, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वो इसके। भाई मास से कैसे पूछेगा? एक दिन एक पिंड मिला, मैंने पूछा भाई तेरे पास डायरेक्शन है? कहता डायरेक्शन, हमें क्या डायरेक्शन, कैसे हम कैसे बताएं? तो हमने कहा भैया किसी चीज़ की क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, ये बात तो आपको क्लियर ही पहले से है, लेकिन अगर आपको पता करना है जनरली तो आप कैसे पता करिएगा? उसको जोड़ लीजिएगा। दो क्वांटिटी लेना, जैसे दो मास ले लेना, दोनों को इधर उधर अलग अलग पोजीशन पे रख रख के जोड़ना। अगर वो स्केलर की तरह जुड़ा तो क्या बोलना है तुम, क्या हो? अगर वो वेक्टर की तरह जुड़ेगा तो क्या बोल दोगे? यू आर वेक्टर। एक्सीलरेशन क्या है डियर? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू दी गई थी 3 मीटर प्रति सेकेंड फिगर इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। सर ये क्या लिख दिया आगे? अब ये आगे जो बात लिखी है सबको क्लियर है? कोई घबराएगा तो नहीं? नए वाले नहीं घबरा रहे? पढ़े हैं ना आप लोग? तो पीछे की क्लास में ये सारी बातें मैंने बताई है, डायरेक्शन बता रहा है, घबराहट होता है। हाँ कई लोगों को चक्कर भी आ जाता है, ये क्या लिख दिया, क्योंकि ऐसा स्कूल में होता नहीं है, ऐसा सवाल कभी स्कूल में नहीं आता। उनके यहाँ तो आई कैप जे कैप भी लगाते हैं, तो वो भी फूक फूक के, कदम फूक फूक कर, पता न चलने पाए बाल को कि कह क्या रहा है। खैर, तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड का एक्सीलरेशन है, लेकिन किस दिशा में? अच्छा यहाँ पर क्या मैं 3i कैप भी लिख सकता था? लिख सकता था ना, अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखता तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। -3i लिख सकते थे, क्यों भाई? नहीं यहाँ तो लिखा है ना 3 मीटर प्रति सेकंड एक्स डायरेक्शन, तो -i कैसे लिख दोगे? कैसे लिख दोगे? एक मिनट हाँ लिख दो, बताओ। लेकिन इस सवाल में क्या है? यहाँ इस सवाल में बाबू, इस सवाल की मैं बात कर रहा था, इस सवाल में कैसे तुम माइनस लिख दोगे? जबरदस्ती। क्या कहा है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता, हमने कहा था जब तक माइनस नहीं लिखा जाएगा, जब तक माइनस नहीं बताया जाएगा, तब तक वो प्लस ही है। आप भूल जाते हो, जब तक यहाँ माइनस नहीं आता तब तक आप नहीं लिख सकते। ओके, अब कहा कि हमें फोर्स बता दो। क्या बता दो? तो हम करने गए फोर्स, तो हमें पता चला कि फोर्स का तो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन से। अरे कैसे निकाला जाएगा? मास का किस में गुणा करा दो? फोर्स का क्या फार्मूला पढ़ेगा? F बराबर कहाँ से निकला था? ये न्यूटन के सेकंड लॉ से निकला था। ओके, मास। अच्छा बताओ जरा, वैल्यू रखिए तो। अच्छा ये मास क्या है बताना जरा तो। स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर है ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। स्केलर का जब मल्टीप्लाई किस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बता दीजिए एक बार। यहां लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना है? गधे हो गया, 6 कैसे आ जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। पूरी बात बोल, आधी अधूरी बात नहीं चलेगी। यही तो लबलबैया रोग है, आप लबलब कर दे तो गलत आ जाता है उत्तर। अरे मेरे लाल, यहाँ पर आपको ऐसे इसका मैग्नीट्यूड जब मैं पूछता तब 6 है, मैग्नीट्यूड मैंने नहीं पूछा। ओके, तो 3 2 जा 6 मीटर। अच्छा 1 मिनट, आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा ही नहीं। 2 kg है, बोलो तो 2 तो 3 दूनी 6 kg मीटर प्रति इन। ऐसा तो सर हमारे यहाँ नहीं चलता है सर ऐसा किसी ने किया नहीं आज तक, हम करेंगे। ऐसा नहीं किया इसीलिए तो हम कर रहे हैं। आप इसका मैग्नीट्यूड पूरा लिखिए। मैग्नीट्यूड में क्या क्या आता है बताइए? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट दोनों आता है, समझ गए? अच्छा बताओ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को क्या बोल सकते हो आप? उठा दो थरिया बर्तन लुढ़कता रह रहा। यस, बस काफी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इस पूरी बात को मैकेनिक्स में क्या बोले थे, याद करो। इस पूरी बात को क्या बोले थे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पता नहीं यार कौन से गोला से आए हो आप, इतनी छोटी और बेसिक बातें भी नहीं बता रहे हो। इन एक्स डायरेक्शन। एक और चीज यहां पर ध्यान देनी पड़ेगी आपको। जब आपने गुणा किया ना बाबू, आपने जब गुणा किया, दैट इज एफ इज, अच्छा एफ का जो एफ कैसी क्वांटिटी है, तो पक्की बात है इसमें डायरेक्शन है। एफ का डायरेक्शन है किधर, ये बताओ। एक्स डायरेक्शन, जो किसकी डायरेक्शन थी, जो कि किसकी डायरेक्शन थी, ए की डायरेक्शन थी। यानी कि यहां पर हमने देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन आई है वो मेरे लाल एक्सीलरेशन की ही डायरेक्शन आई है। पहले से ही हमें पता है एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो फोर्स का जो नया आया है वैल्यू, क्या वो नई डायरेक्शन लेकर आया है? नहीं, वो तो एक्सीलरेशन के पास जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन किसको मिल गया। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं फोर्स जो है समांतर है किसके, एक्सीलरेशन के। बात क्लियर है? यानी कि फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन है, किसकी, एक्सीलरेशन की। क्लियर है बात? तो सुनिए ध्यान से। एक्चुअल में यहां पर जो मास और एक्सीलरेशन की बात हो रही थी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है ना। तो अच्छा नहीं क्लियर है क्या, स्केलर है ना। जब किसी स्केलर का गुणा किसी वेक्टर में किया जाता है तो रिजल्ट पहली बात तो क्या आता है, वेक्टर आता है। लेकिन उस वेक्टर का जिसका आप गुणा किए हैं डायरेक्शन उस रिजल्ट की भी उसी में आती। यानी कि अगर आप कल के डेट में वो निकालिए मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, mv, क्या होता है बाबू। तो मेरे लाल मुझे कोई पता है यहां पर मास तो स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी तो बता दोगे क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि ये बात हमसे एक सीख चुके हैं कि स्केलर का जब किसी वेक्टर में गुणा किया जाता है तो उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, डायरेक्शन नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, उसका डायरेक्शन नहीं बदलता। तो बताओ क्या आपको स्केलर इनटू वेक्टर समझ में आया? स्केलर इनटू वेक्टर में ज्यादा दिक्कत है नहीं वैसे तो, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी गुणा आप कर रहे हैं उसमें केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये क्या है, मैग्नी, और ये क्या है। तो यारा मेरे आपने देखा कि डायरेक्शन तो पहले से ही वही था, इसकी मैग्नीट्यूड इतना, इसका मैग्नीट्यूड इतना, गुणा करने पर क्या बदला है, केवल मैग्नीट्यूड बदला है। क्लियर है? आज हो रहा है नीट का पेपर, अभी देखिएगा वेक्टर ऐसा आएगा नाच नाच के तो नौटंकी करेंगे सेंटर पर। अभी देखिएगा, अभी लाऊंगा, हो सकता है पेपर अगर ऑफलाइन हुआ तो पेपर लाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे वेक्टर जो है नचाता है सबको। हाँ ऑफलाइन है ना, हाँ तो शायद पेपर जमा करवा लेते हैं या दे देते हैं, दे देते हैं तो लाऊंगा आपको दिखाऊंगा सवाल उसके बाद। और आप देखोगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले साल, जो 11वीं में पढ़ाया हुआ है, उस लेवल को टच नहीं कर पाएंगे जिस लेवल के मैंने आपको, चाहे वो काइनेमेटिक्स पढ़ाया हो, चाहे आप सर्कुलर मोशन पढ़े हो, जो कुछ भी पढ़ाया है। काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है, हाँ जी, और सर्कुलर मोशन भी थोड़ा बहुत उसमें आया था। उसका डायनेमिक पोर्शन बाकी रह गया क्योंकि वो वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ना होता है, इसलिए उसको छोड़ा हुआ था। तो वर्क पावर एनर्जी तक का बात छोड़ दिया गया था, तो वही एक चैप्टर उसमें छूटा था। जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, देखना आप उसके जो सवाल होंगे वो लेवल टच नहीं कर सकते उसका। मैंने आपको बहुत बढ़िया लेवल दिया है, नीट उट पे तो बिल्कुल नहीं छू सकते उतना लेवल। हाँ आईआईटी वगैरह के लिए, जेईई वगैरह के लिए थोड़ा वो लेवल बढ़ाते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बात जाननी पड़ेगी। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जितना आपको पढ़ाया, कितना पढ़ाया है ना, उसका भी जितना सवाल आएगा आप बना दोगे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड लेवल में जितना सवाल आ रहा है उससे लो रहेगा उसका। तुम्हारे बोर्ड लेवल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेवल बनता है उस लेवल को वो टच नहीं कर सकते। बोर्ड उनसे हाई है नीट से, लेकिन क्या है वहां पर दो पैरामीटर है। एक पैरामीटर ये है टाइम, टाइम वहां थोड़ा कम होता है, सवाल का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, बस टाइम क्या रहेगा भैया, कम रहेगा। तो वहां पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। टाइम कैसे कम करोगे, प्रैक्टिस से। तो जब सवाल ज्यादा लगाओगे, बार बार एक ही, कई बार तो क्या होता है कुछ सवालों के उत्तर डायरेक्टली याद कर लेना पड़ता है,
आपको मैं बताऊं, सच में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे इतनी मोटी मोटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताबें हैं, इतनी मोटी मोटी रामायण जितनी मोटी मोटी किताबें हैं, उनसे पूछ लो ये वाला चैप्टर पढ़े हो तो कहेंगे हाँ पढ़े हैं। उनसे पूछ लो ये वाला सवाल तो बता देगा देखो 6वां चैप्टर का 5वां यूनिट का 3रा टॉपिक का 2रा क्वेश्चन है, 2रा पहला है, ऐसे बता देते हैं सब, इतना रटे हैं और इसका उत्तर वही है। सही भैया बता रहे हैं, और ऐसे रट लेते हैं पूरा एकदम से, इतनी मोटी रामायण जितनी किताब है बता देते हैं लड़के। तो वो सब कैसे कर पा रहे हैं? प्रैक्टिस से। तो जब प्रैक्टिस रहेगा तो ये सारी बातें तेजी के साथ होंगी, बस इतना ही फर्क है। ये बात समझ में आई क्या? अमन क्या बात कर रहे हो, एक तो लेट आए हो, अब उससे समझदारी की बात कर रहे हो। तब यहाँ ध्यान दो, पहली बात तो आपको परमिशन ही नहीं देना चाहिए, इतना लेट काहे हुआ? जबरदस्ती आ गए हो? यस। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? स्केलर इनटू वेक्टर करने आया। स्केलर इनटू वेक्टर में एक ही बात आपको समझनी है कि डायरेक्शन नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है? अच्छा, डायरेक्शन किधर आती है? जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर आपका है। बात समझ में आई क्या? अब सुनो, यहां पर एक होता है रोग, एक परेशानी आती है लोगों को, एक दिक्कत आती है, वो सुनिए ध्यान से। क्या परेशानी आती है? जब यहां पर मास को देखा गया तो उन्होंने कहा कि साहब जब किसी, ये बात रटने लग जाते हैं, कहते हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उसका रिजल्ट आए। अब ये रट लिया, रट कर पहुंच गए परीक्षा में, बस उसने क्या कर दिया, इस वेक्टर, अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कभी निगेटिव होता नहीं है, बात तो आपको पता है, बोलो। और स्केलर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो हमेशा हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैं पहले सवाल समझा दूं मैं क्या रहा हूं। ये बात लिखने के बाद जब ये बात बताता हूं मैं, तो बच्चे रट लेते हैं। कारण क्या है वो सुनिए। कारण ये है, वो कहते सर स्केलर तो कभी निगेटिव होगा नहीं, स्केलर तो कभी, और ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में हमेशा उत्तर आएगा। परंतु ये बात गलत है। अब क्यों गलत है वो सुनिए, कंफ्यूजन पेज कहां फंसा हुआ है। 9th क्लास में जब आप थे छोटे से, तब आपने एक चीज पढ़ा था जिसका नाम था विस्थापन और दूरी, पढ़े थे? याद करो। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी क्या है? अदिश राशि है। और आपको एक बात और वहां पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? कि दूरी कभी निगेटिव, क्योंकि दूरी अदिश राशि है, और विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव हर प्रकार का हो सकता, ये बात पढ़े थे। दूरी कभी निगेटिव, बस वो रट लेते हैं लड़के, कहते हैं दूरी निगेटिव नहीं हो सकती, और दूरी एक क्या है? अदिश राशि है, इसका मतलब अदिश राशि निगेटिव नहीं हो सकती है। गलत बात, अदिश राशि निगेटिव हो सकती है। सर कैसे? अभी धीरे धीरे सीखेंगे। अदिश राशि का जब आप वर्क निकालते हैं, वर्क कैसी राशि है? कार्य, अदिश राशि है ना। तो वर्क, अच्छा वर्क से पहले एक एग्जांपल आपको दे दें, चार्ज कैसी राशि है? चार्ज बताओ कैसी राशि है? परंतु वो पॉजिटिव भी होता है और, तो वो जो आपका पेज फंसा हुआ है डिस्टेंस को लेकर के, डिस्टेंस का नाम है अदिश, परंतु लोगों ने रट लिया कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब अदिश राशि निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बार बार सो क्यों जाती हो? तुम पंखे के बीच में मत बैठा करो, पीछे वहां गर्मी में बैठा करो। तुम्हारा रात में सोने का आपको अवसर नहीं मिलता क्या? बताओ। हमारी क्लास में ये सो रही है, बाकी सब क्लास में तो ये बेहोश हो जाती होगी, आए भैया, कोमा में चल जाती होगी। ऐसा मत करो। सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। क्या बताया कि दूरी निगेटिव हो नहीं सकती, तो लोग रट लेते हैं कि अदिश राशि निगेटिव नहीं हो सकती, परंतु अदिश राशि तो चार्ज भी है, चार्ज तो पॉजिटिव भी है, और तो फिर कैसे वो बात सही रहेगी? नहीं आया समझ में? अभी वर्क निकालिएगा आप, जब वर्क निकालिएगा तो वर्क को पता चलेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव है किसी सिस्टम पर, लेकिन कोई सिस्टम आपको, अगर किसी सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं तो निगेटिव होगा वो, और वो सिस्टम आपके लिए कोई काम कर रहा है तब वो पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे आप अभी वो ऑब्जेक्ट को, एक मिनट यार, एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये मार्कर है, इसको मैं ऊपर उठाना चाहता हूं, मेरा इस उद्देश्य क्या है? इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना।
तो मैं ऊपर उठा के फोर्स लगाऊंगा, उधर ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य इस सिस्टम पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन धरती माता क्या कहेंगी, जाने नहीं दूंगा मैं, तो धरती माता नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो नीचे धरती माता बुलाना चाहती है लेकिन मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो मेरा काम पॉजिटिव लेकिन धरती माता का काम निगेटिव आ जाएगा, तो वर्क भी क्या हो जाता है। तो ये बात जो आपने रख लिया है बचपन से कि स्केलर निगेटिव नहीं हो सकता, वो बात गलत है। स्केलर निगेटिव हो सकता है, नहीं होता भी है, समझ गए क्या। अच्छा, जब ये वैल्यू आप निगेटिव ले लोगे, मास को अगर आपने, वैसे तो मास नहीं निगेटिव लिया जा सकता लेकिन चार्ज निगेटिव लिया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं बात मैं क्या कह रहा हूं। एक बार क्या हो, अभी आप लोग इस साल पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ ही रहे हैं, तो अभी थोड़े दिनों बाद आप पढ़ेंगे कि F बराबर QE, F बराबर क्या फार्मूला पढ़ेंगे, QE पढ़ेंगे। तो ये जो रटा है ना यहाँ से आपने कि सर इसको उसी डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन नहीं बदलता लेकिन यहाँ बदलेगा। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, एक्स इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव लोगे तो बताओ जरा, तो ई की डायरेक्शन पॉजिटिव आ जाएगी। ये जिस भी डायरेक्शन में मान लो आई कैप में है, कहाँ है बाबू, तो अभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव दिया तो ई आई कैप उत्तर भी आ गया, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन वही आई है जो डायरेक्शन किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। अभी वो जो बात कर रहे हैं ना ई वाला, कल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यही है। अभी लेकिन क्यू की वैल्यू निगेटिव ले लो यानी इलेक्ट्रॉन ले लो, तब बताना जरा बाबू, तो माइनस ई आई कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना क्या माइनस ई आई कैप हो जाएगा। अच्छा, माइनस वैल्यू तो निगेटिव, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता, उसका मतलब है माइनस का मतलब वो डायरेक्शन निगेटिव कर रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो बताओ डायरेक्शन बदल गई कि नहीं बदल गई। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि कब डायरेक्शन बदलती है और कब नहीं। तो क्या बताया कि जब स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तब डायरेक्शन नहीं बदले, लेकिन अगर स्केलर का मैग्नीट्यूड निगेटिव हुआ तब डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन किधर बदलेगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगर कोई एक्स में है तो तुरंत माइनस एक्स में हो जाएगा, अगर कोई वाई में है तो सीधा माइनस वाई में हो जाएगा, जेड में है तो सीधा माइनस जेड में हो जाएगा, क्लियर है। और कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, वही डायरेक्शन आएगी, बस पॉजिटिव और निगेटिव का ये मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस में जाएगा, आई कैप, अगर एक्स में पॉजिटिव है तो आई कैप में जाएगा, अगर माइनस हो जाए तो माइनस पीछे चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, बस यही बात मुझे समझानी थी, इतनी बात आप फट से लिख लीजिए। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं आगे शुरू करूँ बात। अब कुछ एग्जाम्पल हम पेश करते हैं आपके लिए, उन एग्जाम्पल पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं कहना क्या, अच्छा यहां से ये बात तो क्लियर हुई कि अगर आपने इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया, अच्छा ये वैल्यू वो इंटीजर कहला सकती है, क्या कहला सकती है। अच्छा, इंटीजर दो तरह के होते हैं, इंटीजर माने पूर्णांक, दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ओके। लेकिन आपने देखा कि जब हमने धनात्मक पूर्णांक लिया तो उसी के पैरेलल में आया, अगर ऐसी हो जाए कि निगेटिव इंटीजर ले लिया जाए तब उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वो भी या बराबर क्यू ई वाले में देखा नहीं आपने, क्यों क्या था, पूर्णांक ही तो था। अगर पॉजिटिव लिया तो उसी डायरेक्शन में और निगेटिव लिया तो जस्ट, क्लियर है। अच्छा हाँ जी, अगर जीरो आ जाए तो किसका जीरो आ जाए, हाँ जीरो नहीं, जीरो वेक्टर आएगा नहीं, जब उसकी वैल्यू ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं करता है, वैसे होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू जब तक आएगी नहीं तब तक डायरेक्शन पूछा ही नहीं जा सकता। उसकी कुछ वैल्यू आती तो हम डायरेक्शन जरूर पूछते, वैल्यू ही नहीं है, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर के लोग बुरा मान जाएंगे। याद करो जब मैं कह रहा था कि जीरो आ गया था तो लोग चिल्लाने लगे थे, भैया वेक्टर जोड़ के वेक्टर घटा के, वेक्टर को वेक्टर में जोड़ के वेक्टर ही आना चाहिए और वेक्टर में से वेक्टर घटा के वेक्टर ही आना चाहिए। तो जीरो नहीं, अगर जीरो को आप स्केलर बोल दोगे तो बुरा मान जाएंगे। वो रूल हमारा जो बनाया हुआ था वो थोड़ा सा टूटने लगेगा। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको समझ में आएगी बात। देखिए मैंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, मेरे पास कुछ वैल्यू है,
जरा देखिएगा, एक वेक्टर दिया है, यदि ए बराबर, वेक्टर ए बराबर थोड़ा सा यूनिट वेक्टर फॉर्म में है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको देख के कोई डर तो नहीं गया? अरे सब पता है सर, अपने को सब पता है। हमसे कहा गया 2a 3a माइनस a/4, इसको माइनस कर दो। माइनस क्या पूछ लिया गया है? a/4, ये सब पूछा गया है। एक्चुअली में हुआ क्या है शुरू बताएं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। भाई इंटीजर क्या होता है? स्केलर होता है। अभी बताया कि भैया स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो देखो ये रहा स्केलर, ये रहा स्केलर, ये रहा स्केलर। तो एक्चुअल में हुआ क्या है? इस वेक्टर में इसका गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं आ रहा है। मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, मैं मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि 2a का क्या मतलब है सर? 2a का मतलब है 2 इंटू ये पूरा वेक्टर। बोलो ना, बात क्लियर है? तो इस वेक्टर में किसका गुणा हो गया है? 2 का। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले आपको इसका सिग्निफिकेंट समझा देते हैं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर, ये जो ए है ना, ऐसे कोई है, ये किसी डायरेक्शन में है। मान लीजिए ए है, छोटा बनाते हैं थोड़ा, ये ए वेक्टर है सर। उस डायरेक्शन में आपने क्यों बनाया यार? देखो एक्स वाई जेड तीनों में मिलके होगा ये, याद करो। थोड़ा इसमें जाते हैं, थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा इधर जाते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर ही तो होता था वो। तो ऐसा ही कोई एक वेक्टर है हमारे पास ए। जब हमने उसमें 2 का गुणा किया तो बाबू क्या हो जाएगा? ये जस्ट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k। अच्छा, यहाँ सॉरी, क्षमा, उम्र बढ़ रही है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जा रहा है, उम्र का तकाजा है। बेटियाँ 3 क्या बाबू सुने? तो हुआ क्या? ये जो ए वेक्टर था, अगर आपने उसमें 2 का गुणा किया तो जस्ट क्या हुआ है? डबल हुआ है। इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन जब आप करिएगा तो ये वेक्टर 2a को दर्शा रहा होगा। तीर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। क्या डायरेक्शन बदलेगी? नो, क्योंकि ये कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। क्या है बाबू? लेकिन यही अगर आप 3a करो, माइनस 3a करो, तो इसका क्या मतलब है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k करिएगा तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। कितना गुना? 3 गुना हुआ है ना। लेकिन डायरेक्शन किधर आएगी? तब कैसे पूछ सकते हैं? कैसे नहीं हो जाएगा? 3 का गुना किया गया तो 3 गुना नहीं होगा? काहे नहीं होगा? निकाल के देख लेना घर पे आराम से, निकाल लीजिए। हाँ, इसका कितना आएगा? हाँ, 29 का ही गुना हुआ, 3 गुना नहीं हुआ। उसका रूट निकालो पे। ये बालक जानते क्या कर रहा है? ये बहुत गलत काम कर रहा है। रूटवा निकाल, 29 से बाहर निकाल उसको। आप ना हवा में उड़ रहे हो भाई साहब। आपके इस कॉन्सेप्ट में क्या करूं मैं यार? देखो 2 दूनी, इसका जब आप निकालिएगा क्या मैग्नीट्यूड, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ रहा है? रूट ऑफ इसका आ जाएगा 5 दशमलव समथिंग, ठीक है ना? मान लीजिए ऐसा कुछ आएगा। अरे 29 का बाहर है, 5 पचे 25, 5 से ज्यादा है ना। अच्छा चलो इसका निकालते हैं। कहाँ गया? ये नीचे वाला, इसका निकालो 3a का, कतई सठिया गया है। छचमक प्लस 9 नवा, वो जानते हो यहाँ पर 3 गुना देख रहा है। अरे पहले पूरी बात साफ तो कर लो बाबू, 55 मार लिया है। और प्लस का 12 बढ़ाइए 100, जरा साल करिएगा तो 36 8 कितना? 81, आई एम सॉरी, 8 3 11 117 है, और 217 40 और जोड़ दीजिए, 157 4 जोड़ दिए 161, 261। अब ये 15 15 225,
और 16 16 यम 256 ज़्यादा हो जा रहा क्या? नहीं 16 के बाद लगभग जा रहा है, तो 16 के आसपास आ रहा है लगभग। बोलो ना, देख 3 गुना है देख। अरे वो आगे भी वैल्यू है। बताओ शिखर भाई क्या कहते हो? आप ना सड़िया गए हो। इसको कह रहा सर 29 का कहाँ है 3 गुना है सर ये 30 अगर इसको मान लो और इसको 260 मान लो, 3 8 24 3 9 27 लगभग 8 9 गुना आ रहा है। ऐसा तुम सोच रहे थे ना? हाँ तब तो नहीं अच्छी बात है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनेंगे, बताओ ये 3 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी जस्ट। फिर क्या हुआ ना, जब मैं इस सवाल के बारे में बात करता हूं तो कहते सर ये तो भोग क्या है, भोग है सर, भोग सर कैसे होगा सर, भाग तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर, और आप ही कहे थे कि वेक्टर का भाग संभव नहीं। अरे वो मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। एक्चुअल में मैं इसको ऐसा भी लिख दूंगा, अयो ऐसा नहीं लिख पाऊंगा क्या मैं इसको 1/4 को मल्टीप्लाई बना सकता, भागा 4 है तो इसको 1/4 लिख सकता हूं। अब लो, हाँ ये हो जाएगा आपका क्या, तो इंटीजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन कैसा इंटीजर है ये यार? 4 अगर इंटीजर है तो 1/4 भी तो क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर होगा। हालांकि इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। खैर, लेकिन क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इस वैल्यू का गुणा आप इसमें करिएगा तो कोई फर्क है, वही बात। लेकिन यही बात है कि यहां पर जब डायरेक्टली गुणा कर रहे थे तो बढ़ रहा था, और यहां इसका जब गुणा करिएगा तो घटेगा, और वो कितना हो जाएगा बोलो? सीधा 4 गुना कम हो जाएगा, तो 2i कैप माइनस 3j कैप बटे 4 वो भी माइनस चिन्ह बदल के साथ, और माइनस का 4/4। क्लियर है बाबू बात? बोल दो, अरे लड़को बोलो। तो इसका जो वेक्टर बनेगा ऐता बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? डायरेक्शन पलट के आएगी क्योंकि माइनस है। बात समझ में आई? कह दीजिए। तो क्या सीखा माय डियर? अगर आप किसी स्केलर का वेक्टर में गुणा कर रहे हैं तो बस केवल उसका मैग्नीट्यूड देखिए स्केलर का। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसी डायरेक्शन में आएगा, और निगेटिव इंटीजर है तो डायरेक्शन बदल के आ जाए, और वो भी जस्ट अपोजिट। समझ में आया? इसको लिखने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि लिखोगे नहीं लिखोगे ना। और जिसको लिखना होगा वीडियो से लिख लेगा, ठीक है ना? जगह छोड़ दीजिए, इतना जितना देख लीजिए कितना का जगह है। जिसको लिखना होगा वीडियो में रिकॉर्डेड है। हाँ 40 आएगा ये। चलिए ये पोर्शन तो मैंने बात कर ली। अब किस पर चलते हैं? वेक्टर इनटू, सारा झोल यही है, सारा परेशानी यही है। आइए बाबू, क्या पढ़ना है मुझे? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और इसमें भी हमने वो पढ़ तो लिया ही है। अब केवल मैं 2 वाले बात, वही जो बचा है दोनों बात करूंगा। कौन कौन सा है भैया? वेक्टर का गुणा किसमें करूंगा? अच्छा, वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो 2 चीजें आ रही थी, एक तो डॉट प्रोडक्ट से बोला, एक को क्या बोल रहे थे, और एक को क्या बोल रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? उत्तर स्केलर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में उत्तर क्या आता है? वेक्टर आता है ना। इसलिए कुछ लोग बाग इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिया तुम्हारा ध्यान नहीं है इधर। और इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। हाँ जी, एक्चुअल में किसी का नाम ही याद हो रहा है और किसी का नाम याद नहीं हो रहा है। या फिर इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं? या वेक्टर प्रोडक्ट आर्थो, इसका नाम है यार, ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट।
तुम लोग क्या कर रहे हो भैया, इतने भी क्यों खुश हो रहे हो? अबे ये पापी पीछे बैठ के बहुत हंस रहा है। अभी यहाँ फ्रंट सीट पर बैठाएंगे तुम। हाँ, हड्डी तोड़ दिया? तुम ही तोड़े होगे। यस, इधर आओ। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। भैया हम तो भैया क्लास प्रोडक्ट है भैया, भैया हमारा दो नाम है भैया। हम क्या करें, तुम्हारा दो नाम है तो? अरे मेरे लाल, जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला मैं आपको समझाना चाहता हूं जो बात, वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट आया क्यों, हमें जरूरत क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। क्या मेरा जीवन इसके बिना नहीं हो सकता? क्या मेरा गुजारा इसके बिना नहीं हो सकता? अगर हम इसको ना सीखे तो क्या हो जाएगा? अगर हम सीख लेंगे तो क्या कर लेंगे? जो सीख लिए वो क्या कर रहे हैं, और जो नहीं सीखे वो क्या कर पाएंगे? भाई ये सब बात जानना पड़ेगा ना। आइए पेश करते हैं एक और नमूना, तब आपको बात समझ में आएगी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कर क्यों रहे हैं हम। जो लोग पढ़े हैं एक बार बताना चाहेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? जो लोग पढ़े हैं बताएं भाई। समय दीजिए। हाँ सर, कॉपी पलटूंगा, सारी बातें एक एक करके चेपूंगा, अगर थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में तो बता दूंगा, वरना जय सीताराम। आप हाँ यही तो करोगे आप। क्या हुआ, एक बार एक ब्लॉक था। क्या था? एक मैं ऐसा सेटिंग बनाऊं जिससे पूरे बोर्ड में छप जाए, क्योंकि पूरा भरना है आज इसको। नहीं वो तो जो लिख दिया वो लिख दिया, अब छोटा लिखूंगा थोड़ा सा, और मैं कुछ ऐसी सेटिंग बनाना चाहता हूँ। हाँ, इस मोबाइल में साफ साफ आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो में जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या लिख दिया? हेमा जी, धर्मेंद्र साहब से शिकायत हो जाएगी आपकी। ऐसा ना करें, बात सही, बिल्कुल ध्यान इधर लगाइए। मैंने कह दिया है कि ये आत्मा है तो है आत्मा, ये मान लीजिए। आप नहीं सीखोगे तो तकलीफ रहेगी। किसका? तुम्हारा? तो गेट है, बाहर जाओ। रोज की तरह मन नहीं लग रहा है भैया, मैं कोई चूरन पुड़िया लाया हूँ क्या? तुम्हें मन लगने वाला चूरन में बेच रहा हूँ, वो बाहर मार्केट में मिलता होगा, आप खा के वहीं जाओ। रोज की तरह सर मन नहीं लग रहा। कहाँ मन खोया हुआ, किसके ख्यालों में हो? ये किसी के ख्याल, तभी तो यहाँ मन नहीं है, मन कहीं और है। तुम क्या भैया कबड्डी खेल रहे हो? मगन हो तुम? इधर आओ हरामखोर। सुन, एक ब्लॉक था। क्या था? एक ब्लॉक था। यार तुम लोग, मैं कहीं चला जाऊं किसी दिन, ये कह रही है मन नहीं लग रहा है, और तुम कह रहे ब्लॉक था कि ब्लॉक था। अब मैं ना अगले दिन से मैं यहां मुजरा करूंगा ताकि इसका मन लगा। यहां मैं मुजरा करूं ढोल वोल के साथ, पूरा ताल बैठा कर भाई शुरू किया जाए, ताना दिन ताना नाना। अगर कहीं दिक्कत आए तो दो चार ठुमके लगा लिए जाएं। अब गुड़िया का तो यही मकसद है कि सर थोड़ा बीच बीच में मुजरा भी होना चाहिए, मन ना लगे तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक ब्लॉक था। क्या था? एक
इस ब्लॉक को ना मुझे कहीं ले जाना था, कहीं, और मैंने, अच्छा किसी चीज को ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने वो जो फोर्स लगाया, वो फोर्स मैंने कुछ ऐसे लगाया, थोड़ा छोटा लगाया, छोटा छोटा और छोटा, ऐसा मैंने एक छोटा था फोर्स लगाया। मैंने कहा भैया आपको मैं आगे ले जाऊंगा, लेकिन इस तरफ ले जाना है मुझे ले जाना था इस तरफ। किस तरफ? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आप लोग ये बात तो जानते होंगे, जब एक डायरेक्शन में कोई चीज चलने लगती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाता है। तो इस ब्लॉक को मुझे कहीं ले जाना था और वो ले जाने की डायरेक्शन मैंने बताई इस तरफ, और फोर्स लगाया इस तरफ, और बीच का कोण दे दिया थीटा। कितना दे दिया? दे दिया। फोर्स लगाया, लेकिन मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं वो सुनिए ध्यान से। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट आएंगे? कौन कौन से वो दो कंपोनेंट होंगे? एक होगा, ऐसे ही तो करोगे कंपोनेंट, बिना पैरेललोग्राम बनाए चित्र कोई भी कंपोनेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बच्चे किसी और के आ जाएंगे, ये बात पता है। तो मैंने इसका ये कंपोनेंट कर दिया। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? एफ कॉस थीटा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जिसे अपन कॉस कंपोनेंट भी कहते। ओके सर, ओके। अच्छा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एफ साइन, पता है भाई? एफ साइन थीटा से मैंने कहा भैया ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दो, कहीं पहुंचा दो। कहां पहुंचा दे? मैंने कहा इस तरफ पहुंचा दो। कितने उड़ा दूंगा मैं तो क्या कर दूंगा। अच्छा जब किसी चीज में आप बल लगाकर उसमें विस्थापन करते हैं तो आता है वर्क, कार्य। क्या आता है? याद करो, बल गुणे विस्थापन, कार्य आता है। मैंने कहा बाबू इस वस्तु को यहां ले जाओ, तो एफ साइन थीटा क्या कहता है? उड़ा ले जाऊंगा, उड़ा। मैंने कहा भैया उड़ाने के लिए नहीं बोला, उड़ाने के लिए मैंने तो इसको इस तरफ ले जाने के लिए बोला था। कहता ना, हमसे ना हो पाएगा, हम तो उड़ा ले जाएंगे। मैंने कहा इसका मतलब तुम तो यूजलेस हो गए। हमारा उद्देश्य था कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर उस तरफ कोई ले जाए, उस तरफ डिस्प्लेस करे, लेकिन तुम तो उड़ाने की बात कर रहे हो। बोलो ना। इसलिए तुम क्या हो गए? हमारे लिए यूजलेस हो गए। क्या हो गए? तुम हमारे काम के नहीं रहे भैया, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था समझो। हमारा उद्देश्य था ब्लॉक आगे जाए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हो, हमारा काम ही नहीं कर रहे हो भाई। अब सोचो, आपको कोई कहे कि चलो हमें बस्ती छोड़ दो, और वो उधर लेकर जाए, कहे काम तो कर रहे हो ना भाई। काम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बर्बाद कर रहे हो, उल्टा तुम यूजलेस काम कर रहे हो। हमें ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या था। तो हमने देखा कि भैया एफ साइन थीटा हमारा काम कर ही नहीं रहा है। हमारा काम कौन कर रहा है? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा जानते हो क्या कर रहा है? ले जाएंगे, ले जाएंगे। एफ कॉस थीटा ब्लॉक को ले जाएंगे। मैंने कहा कहां ले जाओगे? कहता वही जहां तुम चाह रहे। मैंने कहा इसका मतलब तुम तो बड़े काम के हो। क्या हो तुम तो यूजफुल हो। फिर मैंने क्या था? मैंने वर्क निकालने की कोशिश करी। क्या निकालने की कोशिश करी बाबू? वर्क निकालने की कोशिश करी। तो मुझे बताना जल्दी से, जब मैं वर्क निकालता हूं तो क्या पढ़े हो आप? बल गुणे, तो मेरे लाल बल गुणे विस्थापन ऐसा पढ़े हो आप? पढ़े हो ना? लेकिन आप तो जानते ही हो। अभी यह डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अभी समझाना है मुझे, इसलिए मैं अभी बस इतना जानता हूं कि बल गुणे विस्थापन होता। तो मैंने बल कितना लिया?
बल कौन सा लिया जाए बताओ इन दोनों में? साइन थीटा क्यों ना लिया जाए? क्योंकि वो तो ये काम ही नहीं कर रहा भाई, अपने मन का काम कौन कर रहा है? एफ कॉस थीटा कर रहा है, इसलिए बल हमारा एफ कॉस थीटा होगा। और विस्थापन कितना होगा? मान लेते हैं यस होगा। कितना होगा? अब यहां पर केवल मैं मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या हुआ, वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस। सर ये क्या आया है? ये आया है वर्क। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा, कार्य का फार्मूला F इंटू एस नहीं होता, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन के साथ क्या रहता है? कॉस थीटा भी रहता है। और ये क्या है? स्केलर है। और जे दोनों क्या है? अब फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणा होकर के क्या आ गया? एक स्केलर आ गया। और इसी स्केलर को ही हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके सर, ये तो बात समझ में आई। ये तो मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आपको पूरी बात अभी समझ में आएगी जब मैं दूसरा एग्जांपल पेश करूंगा। टार्क समझते हैं? टार्क आघूर्ण पढ़े होंगे। क्या होता है टार्क? एक बार एक क्या था, एक क्षण थी, उस क्षण का लेंथ था कुछ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका था आर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट को यस अक्षर से भी दिखाया जाता है और किससे दिखाया जाता है? आर से भी दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अरे इधर सुनो ना, मैंने कहा तुमको घुमाना है, तुमको का फोर्स लगाओ। हमने कहा फोर्स लगा देते हैं, ये लो लगा दिया फोर्स। लगाया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये जो फोर्स वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कुछ कोण है ना? कोण है तो इसका कंपोनेंट करेंगे, किधर करेंगे वो सुनिए। इसका कंपोनेंट करा जाए। ये जो इसका, अच्छा कोई मुझे बताए थीटा कितना लिया जाए, किधर लिया जाए? ये थीटा ले लिया जाए? कोई बताए क्यों? क्योंकि वो इनकरेक्ट एंगल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आगे बढ़ाओ तो ये एंगल होगा, और अगर वो थीटा है तो ये कितना होगा? अगर ये एफ है तो वो कितना होगा? एफ कॉस। और ये कितना होगा? एफ साइन। देखिएगा जरा, देखिए मैंने कहा भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है, इस आर डिस्प्लेसमेंट वाले क्षण को घुमाना है। पता है ये काम किसको दिया गया? एक बल को दिया गया। जब उस बल को दिया गया तो वो बल सीधा नहीं लगा, बल कुछ एंगल पर लगा, और उस जब वो बल एंगल पर लगेगा तो उसका दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट कहलाया कॉस कंपोनेंट और एक कंपोनेंट क्या कहलाया? साइन कंपोनेंट। मैंने इस कॉस कंपोनेंट से कहा कि भाई क्षण को घुमाओ। मैंने क्या कहा? कॉस कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट क्षण को घुमाना। कहता घुमा रहे हैं, रुकना, घुमा रहे हैं। क्या ये कॉस कंपोनेंट क्षण को घुमाने के लिए जिम्मेदार है? बताना जरा। लेकिन अले मेले छोना बाबू छाइन थीटा वाले, तुम तो भैया घुमा दो, ये लो घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा? क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस क्षण को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या घुमाने की आजादी है इसको? ये घुमा सकता है क्या? तो जब किसी चीज को चलाना था तो कॉस कंपोनेंट ने चलाया,
और जब किसी चीज को घुमाना था तो कास्ट कंपोनेंट की बस की बात नहीं थी भाई घुमा दे। कास्ट कंपोनेंट क्या कर सकता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन साइन कंपोनेंट इसको सर्कुलेट कर सकता है। और जो इफेक्ट फोर्स का, वह इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को चलाता है उसे हम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी चीज को घुमाता है, क्या करता है, उसे हम टार्क कहते हैं। तो प्रकृति में दो चीजें देखी गई, ये हवा में नहीं है, ये बहुत नायाब एग्जांपल लाया हूं आपके सामने। लोगों की जिंदगी में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीधे आता है। ए डॉट बी बराबर होता है ए डॉट ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कहां से आया पता नहीं, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे पता नहीं, समझ में आया पता नहीं। भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कास्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका उत्तर उसी डायरेक्शन में होने के बाद आता है, लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका उत्तर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करने के बाद आता है। क्या हुआ शिखर भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो? सॉरी शशांक, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कुछ गलत पढ़ा दिया क्या यार? कहीं मिस्टेक हो गया क्या? बोलो। हाँ, एफ कॉस थीटा घूमने के लिए जिम्मेदार नहीं है। घूमने के लिए नहीं, हाँ, बिना मतलब जैसे कोई रस्सी है तो उसके नीचे कोई चीज बांध के, हाँ, जिस हम लोग घुमाएंगे तो उसपे दो चीजें होती हैं, घुमाने को हम घुमाते हैं, लेकिन जब तक जो तब तक नहीं घूमेगा जब तक जो रस्सी हो उसका टेंशन ना हो। तो टेंशन कोई देता है, आपको सीधा ही देता है, टेंशन देता है, तो उसके बिना घूमेगा ही नहीं। तो जिम्मे मतलब घुमाने के लिए उसकी जरूरत होती है। सर्कुलर मोशन आपने ठीक से पढ़ा नहीं, क्या करूं भाई? अब वो तुमने पूछ लिया है, काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन मिला के पूछ लिया हमसे। तुमने एक सवाल नहीं पूछे भाई, मुझसे दो तीन चैप्टर की बात पूछ ली है। मैं क्या करूं? काइनेमेटिक्स पेश किया जाए, सर्कुलर मोशन पेश किया जाए, और अगर सर्कुलर मोशन पेश कर दिया गया तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी पेश करना पड़ेगा। इसलिए कोई चीज पेश ना सुनो बताएं, शॉर्टकट में समझो, उद्देश्य क्या है? घुमाना। तो मैंने पूछा हे कॉस थीटा, तुम इस ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हो? कहे नहीं। हमने कहा फिर तुम क्या सकते हो? कहे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन में बनाकर रोक सकता हूं। तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, अगर साइन थीटा नहीं आया तो घूमेगा नहीं भैया। आपकी उम्र निकल जाएगी, साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो वो बंदा जो हमारा मेन काम कर रहा है, अब तुम तो ऐसे कहो कि सर फ्रिक्शन, आप किसी चीज को जब चलाते हो तो कहते फ्रिक्शन ना हो तो कैसे चल पाएगा। अब तुम कहो सर फोर्स लगाने पर, फोर्स जब आप लगाते हैं तभी कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन ना हो तो भी नहीं चलेगा। भाई वो तुम्हारी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं फोर्स को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, तो फ्रिक्शन की बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट एक साथ पढ़ने में आपको बहुत समस्या आ जाएगा। इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य था कि ऑब्जेक्ट घूमे, तो हमने कोशिश किया कि यार घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता किया तो पता चला कि वो केवल और केवल इस ऑब्जेक्ट को टेंशन में रख रहा है, आई मीन इस धागे को तान के रख रहा है, बस मदद कर रहा है, ये बात मानता हूं, लेकिन घुमाने में नहीं, तार को तान के रखने में, या सॉरी रस्सी को तान के रखने में। सही है? इसलिए मैं उसका घुमाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानता। उसका कंट्रीब्यूशन है कहाँ है, लेकिन कहीं और है, किसी और काम को कर रहा है, वो हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा। जैसे ये साइन थीटा भी कुछ कर रहा होगा बाबू, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे इच्छित काम, इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो ऊपर उठाने का काम कर रहा हो। मेरा इच्छा था कि आगे जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बेगर काम का है, काम का है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम का है, वो जहां काम का होगा तहां होगा, लेकिन फिलहाल जो मेरा काम था, जो मैं चाहता था, वो काम नहीं वो कर रहा। समझ गए? तो मेरा इच्छा था कि ये घूमे,
वो घुमाने में कुछ कर ही नहीं रहा, वो कर तो रहा है लेकिन किसी और को काम करने को, कौन सा काम कर रहा है, वो रस्सी को तान के रख रहा है। इसलिए मैं उसका कंट्रीब्यूशन घुमाने में नहीं मानता, उसका कंट्रीब्यूशन तान के रखने में है। क्लियर है? ओके। और ज्यादा आपको समझना है तो सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई घुमाओ, टार्क निकालो, तो कहा कि भैया टार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। टार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल गुणे विस्थापन करना होता है। तो बल कौन सा, जो घुमा सकता हो। टार्क क्या है, बल का वह इफेक्ट जो किसी चीज को घुमाता, तो बल गुणे विस्थापन इसका भी होता। तो बल कौन सा लिया जाए, साइन थीटा वाला आज लिया जाएगा, और विस्थापन कितना, आर। समझ रहे हैं? तो ये कितना आ जाएगा, एफ आर आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर यार ये वेक्टर है तो इसमें एन कैप का क्या करना पड़ेगा। अब ये एन कैप का गुणा काहे किया सर, बताओ जल्दी से। डायरेक्शन देने के लिए। सर ये टोपी काहे लगाया है, क्योंकि मुझे पता है किसी दूसरे के पावर, ये दूसरे के पास ये पावर ही नहीं है कि किसी चीज को डायरेक्शन दे दे और इफेक्ट ना दे। साइड, बिना साइड इफेक्ट के डायरेक्शन देता है। क्या आपको बात क्लियर है? बस अब खत्म हो चुका है डॉट प्रोडक्ट। अब मजा आ गया। कहा कि भैया ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्रकृति में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मल्टीप्लाई जब करना होता है तब वो एक डायरेक्शन में होकर कभी कभी आती हैं, एक डायरेक्शन में करने के बाद, गुणा करने के बाद आती हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। क्योंकि देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आज मेरे लिए एफ कॉस थीटा यूजलेस हो गया और एफ साइन थीटा काम का हो गया। कल के डेट में एफ कॉस थीटा यूजलेस काम का था और एफ साइन थीटा, तो जब ये वाला कंपोनेंट काम का था, यानी कि साइन कंपोनेंट जब काम का होगा तब उससे बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर ही आएगी। ये बात एक जगह नहीं चेक किया गया, हजारों बार चेक करने के बाद बताई जा रही है। काफी लोगों ने विवाद खड़ा किया होगा, क्या ये बात हर जगह सही है? तो जी हाँ, हर जगह सही है। दुनिया के हर एक फिजिकल क्वांटिटी में जब जब साइन कंपोनेंट के साथ किसी भी चीज का गुणा किया जाए, किसी वेक्टर क्वांटिटी का गुणा किया जाएगा, तब तब वो हमेशा स्केलर ही आए, वेक्टर ही आए। तो ये देखा गया, ये बात हवा में नहीं आई। एफ साइन थीटा आप पढ़ते हैं ना, ए डॉट बी, क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। क्यों आता है? क्योंकि ऐसा प्रकृति में देखा जा रहा है कि जब दो वेक्टर का गुणा करने के बाद ये यूनिट, अच्छा इन दोनों को एक डायरेक्शन में लाके गुणा किया गया है कि नहीं किया गया है, और इन दोनों को परपेंडिकुलर लाके गुणा किया गया कि नहीं किया गया। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या कहता हूं वो सुनिए। मैं इसको बोलता हूं यूनी डायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलता हूं, यूनी डायरेक्शनल मल्टी। इसका मतलब एक दिशा में लाकर दो वेक्टर को एक डायरेक्शन में लाके गुणा करने पर उसे अपन बोल रहे हैं यूनी डायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन। यूनी मतलब एक दिशा, जब किन्हीं दो वेक्टर को किस में लाके भैया, एक डायरेक्शन में लाके गुणा करिएगा, तब जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा कि नहीं आएगा। और वही एक डायरेक्शन में जब लाते हैं तो कौन सा कंपोनेंट है जो एक डायरेक्शन में ला सकता है, कास कंपोनेंट। इसलिए ए डॉट बी में क्या आ रहा है, कास। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल। आर्थोगोनल को अगर आप हिंदी इसका ढूंढेंगे मोबाइल पे जाके, तो आर्थोगोनल का होता है लंबवत दिशा। क्या होता है, तो जब किन्हीं तो वेक्टर को लंबवत में लाके गुणा किया जाएगा, लंबवत करके कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। क्यों सर बन रही है, क्योंकि टार्क वो होता है जो किसी चीज को घुमा सके, और घुमाने के लिए आपको परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा फोर्स को। तो कहा कि भैया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाने के बाद किसी वेक्टर के साथ किसी का गुणा करके कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, तो उसका केवल और केवल साइन कंपोनेंट जिम्मेदार होगा। इसलिए, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसलिए इसे अपन बोलिए, इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आर्थोगोनल प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? इसलिए ए क्रॉस बी में क्या आता है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, ए बी और साथ में एन कैप, इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बनकर आती है, उससे डरने की जरूरत। बात समझ में आई क्या? तो अपन देखें, यहां पर मैं कुछ बात और लिखने जा रहा हूं, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है ठीक है। यहां देखेंगे, यहां सीधा लिख रहा हूं, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ओके,
और यहाँ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू, बताओ एकदम से क्लियर है क्या, कोई प्रकार का कोई कंफ्यूजन, ये साइन थीटा क्यों आया, ये कॉस थीटा क्यों आया, एन कैप क्यों आया, हर एक बात क्लियर है क्या, बोल दो, कोई समस्या। अभी एक चीज पढ़ेंगे यार, वैद्युत फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं ऐसे, ई डॉट ए पढ़ रहे हैं ना। अब आपको पता चलेगा कि वैद्युत फ्लक्स, अब यहां से देखो समझो, वैद्युत फ्लक्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किन्हीं दो वेक्टर से बन रही, पहली बात तो ये दो वेक्टर से बन रही है, दूसरी बात वो जो वेक्टर से बन रही है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होकर के जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके साथ आता है कॉस थीटा, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ई ए कॉस। समझ में आया। तो ये जो फ्लक्स है ये कैसा है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जब दो वेक्टर को एक डायरेक्शन में लाके गुणा करते हैं तो उससे जो रिजल्ट आता है, और जब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर लाके गुणा करते हैं तब क्या आता है, वेक्टर आता है। क्या ये बताओ समझ में आया, एकदम दिक्कत नहीं है, एक एक जने को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, फिर करंट आएगा, एसी आएगी, उसके अंदर और बहुत सारी बातें आएंगी, वहां बहुत कंफ्यूज करेगा ये सब बात। इसलिए अभी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, है कोई समस्या, बोलो बाबू तुम क्या बोल रहे हो, इसमें क्या समस्या है बताओ। स्कूल में पढ़ाया जाएगा, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो हम बता देते हैं आपको। ये एक फार्मूला है, फाई एक वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम का प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू ई डॉट ई ए करके आती है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कल मैं पढ़ा रहा था आपको, इलाका वाली बात, वो है ये, और ए है एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आगे चल करके मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और ई भी एक सदिश राशि है, और इन दोनों का गुणा डॉट प्रोडक्ट करके कर रहे हैं यहाँ पर। और डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाने के बाद इसकी वैल्यू निकल के आती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा जब वैद्युत फ्लक्स, तब आपको ये बात और क्लियर होगी कि वैद्युत फ्लक्स वास्तव में है क्या। ये तो अभी आपको पता ही नहीं ना, ये तो बस आप मैथमेटिकली जान गए हैं कि ई डॉट ए करके वैद्युत फ्लक्स आ रहा, लेकिन वैद्युत फ्लक्स वास्तव में है क्या, क्यों इसको एक डायरेक्शन में इसका डॉट प्रोडक्ट करके क्यों इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये तो तब पता चलेगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई क्या, ओके सर। तो यहां तक आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए। आइए, डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, अब डॉट प्रोडक्ट पर खुलकर बात होगी। इसको सदिश गुणन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी अदिश गुणन कहते हैं। क्या क्या इसमें सीखा है वो जरा देखिएगा। पहली बात ये सीखा, इट इज अ यूनी डायरेक्शनल मल्टीप्लीकेशन। यूनी डायरेक्शनल, यूनी मतलब एक ही सेम डायरेक्शन, मल्टीप्लीकेशन। और क्या सीखा, इट इज अ स्केलर। इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट इज स्केलर होता है, बोल दो। एक वेक्टर है ए, इस डायरेक्शन में ए, और मुझे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है बी। कौन है भैया, मुझे यहां पर ए डॉट बी करना है। क्या करना है, ए डॉट बी करना है। तो कैसे करिएगा, पहली बात तो इसके बीच का कोण थीटा दिया जाएगा। अगर मुझे ए डॉट बी करना है तो पहले क्या करो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, हवा में मत करना कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना हो गया वो, कितना होगा ए कॉस, और ये कितना होगा, क्या साइन थीटा काम का है, साइन थीटा काम का नहीं है, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में होने के बाद जिन दो वेक्टर का गुणा कर रहे हैं उससे निकल कर आता है ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। ये हो गया ए कॉस इंटू बी, बोलो ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी कॉस। एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा, शाबाश। ये तो सर छोटी मोटी बात है, एक और गहरी बात बता दें, संभाल पाओगे। यहां पर
एक्चुअल में ए डॉट बी का मतलब ये नहीं है कि आप ए का कंपोनेंट कर रहे हैं, बी का भी कंपोनेंट कर सकते हैं। मतलब ये चाहे आप ए डॉट बी करें और चाहे दोनों का उत्तर क्या आता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो छोड़ दें। समझ में आ गया सबको? आ गया? ए भैया, ए भैया ये हैं बी, ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत नीक। कंपोनेंट करूंगा, क्या करूंगा? कंपोनेंट करूंगा। और कंपोनेंट कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा कंपोनेंट, सही है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा? कंपोनेंट ए कॉस, और ये कंपोनेंट किधर आएगा? साइन थीटा काम का नहीं, इसलिए ए कॉस थीटा। अभी मैं क्या करूंगा, इसी बात को ऐसे लिखो, ये रहा ए और ये रहा, इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रू लाना है इसका वैल्यू। देखिए इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? यही तो होगी बाबू, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है। देखो ना आप, इसका यहां पर ये डायरेक्शन पहले से थी क्या? ये वाली डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है? इस वेक्टर के है कि नहीं है? तो जब मैंने ए का कंपोनेंट किया, ए का दो कंपोनेंट होगा, एक तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में और दूसरा उस वेक्टर के लंबवत। तो ये जो बी होगा, बी का जब आप टुकड़ा करिएगा तो बी का एक टुकड़ा तो किधर जाएगा? ए की तरफ जाएगा, और दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा? उस ए से परपेंडिकुलर जाएगा। इसलिए बोलो इसको बनाया कि नहीं बनाया, जैसे इसमें बनाया था। ओके सर, तो अब इसका कंपोनेंट कैसे करिएगा? यहाँ पैरेललोग्राम ला, पूरा पैरेललोग्राम बनाइएगा पहले तो, और एक पैरेललोग्राम यहाँ भी बनाएंगे। पास को आने लगे जाएगा, ये हो जाएगा, टेढ़ा हो गया यार, ठीक है ना भैया? अरे भैया ये थीटा है, तो बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जब आप बी डॉट ए करिएगा, चाहे ए डॉट बी करिएगा, तो बी डॉट ए करिएगा तो बी का वो कंपोनेंट जो उसकी डायरेक्शन में चला गया हो, ए के डायरेक्शन में चला गया हो। दोनों ऐसे कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है? इधर दोनों एक के डायरेक्शन में है क्या? यहां एक के डायरेक्शन में है क्या? यहां एक के डायरेक्शन में है। तो बी कॉस थीटा, बोलो। अरे भाई ए डॉट कर रहे थे तो ए कॉस थीटा कर रहे थे, और ए डॉट बी कर रहे थे तो ए कॉस थीटा, और बी कर रहे थे, अभी बी डॉट ए कर रहे थे तो बी कॉस थीटा इंटू ए करेंगे। बोलो एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों, तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा? ए बी कॉस। इसलिए चाहे आप ए डॉट बी कहो उससे भी उत्तर ए बी कॉस थीटा, चाहे आप बी डॉट ए करो तो उससे भी। समझ गए क्या? क्लियर है? ओके सर। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस की बात तो करनी पड़ेगी सर। राय दो डायरेक्शन अलग अलग, राय तो बहुरा काहे क्यों जराओ? तो वैसे देखा तो उन्होंने कहा ऊपर जात हो ज्यादा हो तो तो और पूछ पूछ के अंदर ले जाए चाह तो कब छुट्टी मिले कब जाई। आइए छोड़ो, स्पेशल केस में आपको बात पता है, यदि थीटा 0 हो जाए बाबू तब ए डॉट बी कितना आएगा? ए बी कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताइए? ए इंटू, और ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम मतलब ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा कितना हो जाए? आए बोलो रे, यदि थीटा 90 हो जाए तब, तो ए डॉट बी कितना आएगा? ए बी कॉस 90, ए डॉट बी कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? तीसरा केस, यदि थीटा 180 हो जाए तो
ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू ए बी कितना हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, क्या है, ओके सर। लेकिन किसी एंगल पर हुआ तो, किसी एंगल पर हुआ तो ये बढ़िया फार्मूला डिटेल में है ना यहाँ, कॉस थीटा। क्लियर है। अब एक और बात है, मुंह ना पिचकाओ, पढ़ लो खुद चुप मार के। अब हम पढ़ाई बढ़ाई नहीं, जितने मुंह पिचकावत हो उतने हमारे देहिया जरूरत बा, समझ लो। दूसरी तही कुनों जुरात बा हमार है। हाँ, मैं ये बात बता के आपको समझा सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ओके आगे बढ़ो, मैं ये बात कह के आगे निकल सकता हूँ, फिर भी अपना 2 घंटा 3 घंटा समय दे रहा हूँ आपके लिए। अब आप समझो या ना समझो अलग बात है। डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, आप थोड़ा सा तकलीफ सह लोगे, आगे आराम रहेगा, नहीं तो आगे तकलीफ आएगी। एक दिन की तकलीफ सह लीजिए, नहीं तो 30 दिन का तकलीफ आ जाएगा। हाँ, नासूर बन जाएगा नासूर। अभी आपके पैर में कोई कांटा उटा धस जाए और वो निकले नहीं, जब वो निकालोगे तो दर्द करेगा, लेकिन अगर नहीं निकालोगे, निकालते समय थोड़ा दर्द करेगा, लेकिन जब नहीं निकालोगे ना, जब वो गुरुकुल बनाएगा, जब बड़ा घाव बनाएगा, तब रिस रिस कर आपका पूरा बर्बाद कर देगा वो पैर, बहुत तकलीफ देगा। ऐसा ही कुछ है यहाँ। आज एक दिन में कांटा निकाल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अगर नहीं निकलेगा तब घाव बनाएगा बहुत बड़ा। आइए जरा, डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म क्या हुआ। किसी ने कहा साहब आई डॉट आई करना था, क्या करना था, आई डॉट, चलो बताओ आई डॉट आई का क्या मीनिंग है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आई किस डायरेक्शन का वेक्टर है और आई कौन डायरेक्शन का है। हवाई जहाज बना रहे हो क्या सर, सर इसका मतलब होता है सर, सर ये सर, सर अरे आई कैफ है और दूसरा भी तो आई ये कैफ होगा, उसी डायरेक्शन में है, बीच का कोण कितना होगा। अच्छा ये लोग बीच बीच में समय पा जाते हैं ना, अभी बता रहे का हाल चाल में तो बीच में जो बतियाने लगते हैं, पेन ले लिया, पेन पेन, सारे काम यही निपटाते हैं। कुछ काम घर के लिए भी छोड़ दो भाई, प्रवीण शिखर, कुछ काम, हाँ शशांक, घर के लिए भी कुछ छोड़ दो, नहीं कुछ छोड़ दो यार, घर पे क्या करोगे, सारा काम यही कर ले रहे हो, सब कुछ यही निपटा ले। बीच में बैठा है प्रवीण, वो भी अपना सारा काम यही निपटाना चाहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उससे भी बड़े पापी हो क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। हाँ जी, क्या कब बजे, 10 बजे है, ओके। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आई, बताओ बाबू, आई का मान कितना होगा 1, इसका मान 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 टन टनाटन। इसी तरह से जे डॉट जे कितना होगा 1, बोलो, के डॉट के होगा कितना, कैसे हुआ पता चला। अच्छा इसके अलावा आई डॉट जे या फिर के डॉट जे डॉट के, जे डॉट के या फिर के डॉट आई क्या होगा, ऑर्थोगोनल मल्टीप्लिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। और ऑर्थोगोनल मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता, उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और cos 90 की वैल्यू कहाँ गई, क्या आ जाता है, इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट ये सब क्या हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के बाद ये चैप्टर खत्म। एग्जाम्पल ये है, किसी ने कहा कि साहब एक सवाल है मेरे पास, ए बराबर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k, ठीक है ना, और बी की वैल्यू दिया i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सपोज दैट ये दिया, तुमको लिखे हो क्या, अचानक तुमको लिखे हो गया, हमसे पूछ लिया जा रहा है ए डॉट बी, ए डॉट क्या पूछा गया है। चलिए बाबू बताइए, गुणा करना है। अच्छा बताओ यार, आप गुणा बचपन में कैसे करते थे जब ऐसे होता था,
325 इंटू 645 ऐसे करते थे। पहले 5 का इसमें करते थे, फिर 4 का इसमें करते थे, फिर 6 का इसमें ऐसे करते थे ना। तो ऐसे इसका भी होगा, 2k का इसमें करोगे, फिर j का इसमें करोगे, i का इसमें करोगे, इसमें सब में करोगे। लेकिन आपने देखा कि जब i का गुणा i में कर रहे होंगे आप, तभी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। लेकिन i का गुणा जैसे ही किस में करोगे j में, i डॉट j क्या बन जाएगा, i डॉट k क्या बन जाएगा। अच्छा j का जब गुणा i में करिएगा 0, j का गुणा इसमें करिएगा तो वही बचेगा केवल, यानी कि i का i वाला बचेगा, j का और k का। ऐसे सुनिए देखो, तो यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 और i डॉट यही बनेगा। अच्छा इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो माइनस बन रहा है, तो 1 3 जा 3 i डॉट j। अच्छा पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, i का j वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाबू वो सब क्या हो जाएगा, तो i का हटा देते हैं, i का i में कर लिया बात खत्म। अब j का j में कर लो, तो यहाँ माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ 1 है 1 3 जा 3, तो j डॉट आएगा। अच्छा इसका देख लो, अब j का और किसी में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबका 0 हो जाएगा। नहीं आ रहा क्या भाई, तुम्हें आया। j के का देखो 4 दूनी, अच्छा k डॉट के की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, i डॉट i की वैल्यू कितनी 1 3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 3 11 1। अच्छा बताओ यार 13 के पास डायरेक्शन है क्या, क्या है केवल, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो बोलो, स्केयर होता है ना। और ये तो समझाया भी था कि ए डॉट बी करके क्या आएगा, उतार लो, डॉट प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। थैंक यू ऑनलाइन वाले नमस्ते, थैंक यू।